देहरादून में चिकित्सा प्रबंधन समिति की त्रैमासिक बैठक। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रस्तावों को मिली मंजूरी। देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने की ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा। गुमशुदाओं के परिजनों और बच्चों के साथ किया संवाद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के बीच फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू। पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई युवक की जान। ऋषिकेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की चेकिंग। पटाखा, फोर्ड बुलेट सहित 2 वाहन सीज। आधा दर्जन वाहनों के काटे चालान। और ऋषिकेश में आस्था पथ के युवती ने लगाई गंगा में छलांग। पुलिस और एसडीआरएफ चला रही है सर्च ऑपरेशन। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है युवती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। सीएम धामी ने भी जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम धामी ने खटीमा में तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में की शिरकत। राष्ट्रीय ध्वज स्थापना कार्य का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि यहां पर स्मार्ट चैंपियनशिप की शुरुआत जो है होने वाली है। आपको बताते चले कि नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगी चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जहां चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए सीएम धामी ने उत्तराखंड की टीम को किया रवाना। एथलीट्स फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल खेल में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए अनेकों कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हुआ विकास। पीएम मोदी खिलाड़ियों का हमेशा करते हैं उत्साहवर्धन। राज्य में खेलों को दिया जा रहा है बढ़ावा। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव दी जा रही है सुविधा। उत्तराखंड में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 7वां स्थान किया था प्राप्त। उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी बन चुका है, यानी कि बना चुका है अपनी पहचान। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो है अब खेल भूमि के रूप में भी बना चुका है अपनी पहचान। और यहां देखिए नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगी चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जहां पर चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए सीएम धामी ने उत्तराखंड की टीम को किया रवाना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते चले आपको कि यहां पर स्माइल ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जहां पर गुमशुदा जो व्यक्ति है उनके परिजनों को दिया जा रहा है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ये ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा की। जनपद प्रभारी, टीम प्रभारी, भागीदार संस्थानों के प्रतिनिधि सहित गुमशुदाओं के परिजन रहे उपस्थित। डीजीपी ने परिजनों और बच्चों के साथ किया संवाद, बच्चों को उपहार भेंट किए और विभिन्न जनपदों के टीम प्रभारियों ने अपने अनुभव किए साझा। जहां अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन स्माइल से लौटी 2509 परिवारों की मुस्कान। परिजनों ने उत्तराखंड पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा की। अब तक का सबसे सफल अभियान रहा। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 2509 गुमशुदाओं को
किया बरामद और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भविष्य में अभियान को बनाया जाएगा और अधिक प्रभावी। डीजीपी दीपम सेठ ने ये बातें कही और ऑपरेशन स्माइल केवल खोज न होकर मानवीय संवेदना और समर्पण का प्रतीक है। वर्षों से अपनों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए आशा की नई किरण बना ऑपरेशन स्माइल। ये तमाम बातें डीजीपी दीपम सेठ ने कही है और आपको बताते चले कि उत्तराखंड पुलिस की सफलता, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रमाण, जहां ऑपरेशन स्माइल वर्ष 2015 से लगातार जारी है। साल दर साल हुई उत्तरोत्तर वृद्धि, जहां पिछले 10 सालों में 7,120 गुमशुदाओं को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया और समिति और संसाधनों के बावजूद पुलिस ने अपनी कार्यशैली, प्रतिबद्धता और समर्पण से अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस ने अपनी कार्यशैली, प्रतिबद्धता और समर्पण से अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि ऑपरेशन स्माइल वर्ष जो है 2015 से लगातार जारी है और साल दर साल इसमें वृद्धि हो रही है और पिछले 10 सालों में 7,120 गुमशुदाओं को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि यहां पर डीएम सविन बंसल का एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि डीएम सविन बंसल का एक के बाद एक एक्शन जारी है, जहां डीएम सविन बंसल ने कुठाल गेट, साईं मंदिर सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। मानसून से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी समय से पहले कार्य करें पूर्ण और डीएम ने साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्यटकों को परेशानी का न करना पड़े सामना, जलभराव वाले क्षेत्रों में मरम्मत करें और यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। जहां उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान सुविधाएं रखी जाए दुरुस्त। कुठाल गेट स्थित चौक का किया जा रहा है चौड़ीकरण। ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों का किया जाना है चौड़ीकरण। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है कार्य और स्थलीय निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों को किया गया है चयनित किए गए स्थानों पर किए जा रहे हैं कार्य। मानसून से पहले सभी कार्य जो है पूर्ण करें, यानी कि सब काम जो है वो पूरा कर ले। और डीएम सविन बंसल जो है उन्होंने ये तमाम बातें कही और एक के बाद एक एक्शन जो है डीएम सविन बंसल का जारी है, जहां डीएम सविन बंसल ने कुठाल गेट, साईं मंदिर सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मानसून से पहले सभी जो कार्य है उसे पूरा कर ले, इसके निर्देश उन्होंने दिए। विभागीय अधिकारी समय से पहले अपने काम जो है, अपने कार्य जो है वो पूरा कर ले। डीएम ने साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। कुछ जगहें ऐसी चिन्हित की थी जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर। बहुत अत्यधिक मात्रा में कम्यूटर्स और व्हीकल्स का आवाजाही होती है वहाँ से और हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उनके रूट में भी ये पॉइंट्स इनएविटेबली पड़ते हैं। तो जैसे हमारे कुठाल गेट है, साईं मंदिर है, दिलाराम है, तो यहाँ पर हमारा डुअल पर्पस था कि स्थानीय कल्चर में हमारी जो हेरिटेज है, संस्कृति है, उसको भी हम प्रमोट करें सस्टेनेबल मटेरियल से और साथ ही हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर विकास हो जाए। जैसे चौक्स हमारे डेवलप हो जाएं, कोई हमको ऑल्टरनेटिव रोड के लिए स्थान मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव रोड हमारी कार्व आउट हो जाए। जैसे यहाँ पर हम एक स्लिप रोड कार्व आउट करवा रहे हैं जिससे हमारा ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा और एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा साईं मंदिर चौक पे एक हम वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशंस करवा रहे हैं कि चौक्स डेवलप हो जाएं, ट्रैफिक स्लो हो जाए और हमारा स्थानीय कल्चर प्रमोट हो जाए। वहाँ पर बेसिकली मार्टियर्स को हमारे श्रद्धांजलि
देने के लिए मेमोरियल भी बनाया जा रहा है और स्थानीय संस्कृति को प्रमोशनल का एवेन्यू भी बनाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा जो दिलाराम है, दिलाराम में हमारे पावन महासू देवता की थीम पर डिजाइन किया जा रहा है और साथ ही अत्यधिक मात्रा में म्यूरल्स भी रहेंगे और जिससे वहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रिशिएट कर सकेंगे संस्कृति को, कल्चर प्रमोट होगा और एक सेल्फ ड्रिवन फीलिंग जनरेट होगी कि इस स्थान को हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और सुरक्षित रखना है। यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में की शिरकत। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सांसद अजय भट्ट, पूर्व सैनिक और स्थानीय जनता भी उपस्थित थे। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं तराई बीज विकास नगर मैदान खटीमा का, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सेवक धामी समारोह में उपस्थित पूर्व सैनिकों और जनता को संबोधित कर रहे हैं। नहीं हुए हैं और उन्होंने बालाकोट और उरी में स्ट्राइक करके ये साबित करा कि हमारा देश अब वो देश नहीं है जो कभी अमेरिका के सामने जाके हाथ फैलाता था जब हमारे देश के ताजमहल होटल पे हमला हुआ और हम अमेरिका में जाके सबूत देते थे। आज ये वो देश है जो उसकी आर्मी सशक्त है अपना फैसला खुद लेने के लिए। फ्रीडम ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एनी कंट्री हु इन्वेड्स आवर नेशन, ये ताकत दी है इस देश को, जो मॉडर्नाइजेशन किया है हमारी आर्मी का। और मैं पुष्कर भाई का बहुत बहुत, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि हमारे यहाँ भी जिस तरीके से इन्होंने कैबिनेट में गणेश जोशी जी के प्रस्ताव पे हमने यहाँ पर जो हमारे परमवीर चक्र, वीर चक्र, जितने भी हमारे यहाँ पर शहीद हुए, जो लोग इन मेडल से जिनको नवाजा गया, उनकी भी जो धनराशि है वो डबल करने का या ट्रिपल करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पुनः आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सहानुभूति प्रकट करता हूं और उनको नमन करता हूं सूबेदार श्री शेर सिंह जी को, और उम्मीद करता हूं कि ये वीर भूमि जो है इसी तरीके से अपनी देश की सेवा में हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाती रहेगी और देश की सेवा में वो अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धामी जी के नेतृत्व में विशाल सैन्य धाम दुनियाल गांव में बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होगा, जिसमें 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए। 28 नदियों का जल हम लेकर आए, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने प्रतिस्थापित किया। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, क्योंकि धाम का मतलब पवित्र स्थान से होता है। बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर उसमें हैं, और भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले सीडीएस, हमारे उत्तराखंड के गौरव, जो अचानक एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना हम पर एक साथ हमला करें, हमारी सेनाएं लड़ने में सक्षम हैं, उसका मुख्यदार जनरल बिपिन रावत के नाम पर है। ये काम हमारी सरकार कर रही है। पहले जो जवान शहीद होते थे उनको एक मुश्त 10 लाख राशि दी जाती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उसको बढ़ाकर 50 लाख किया। मैं दिल की गहराइयों से आपको सैल्यूट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर एक बार इस संस्था का आभार व्यक्त करते हुए, उन वीर माताओं, वीर नारियों को नमन करते हुए, आए हुए सभी पूर्व सैनिक साथियों का अभिनंदन करते हुए, जनता का अभिनंदन करते हुए, और एक बात भी कहते हुए कि आज हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण में काम कर रही है। कल जब मैं गेस्ट हाउस में था, कई सैनिक मुझसे मिलने आए। आज टलीपुर के अंदर हमारा सैनिक विश्राम गृह बनकर लगभग तैयार होने वाला है। सीएसडी कैंटीन की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यहां पर मिली है। डिडिहाट में एक नया सैनिक कार्यालय हम खोल रहे हैं, अब्बुलपुर में हमने खोल दिया है। 36 के 36 सैनिक विश्राम गृहों को हम अपग्रेड कर रहे हैं। और सैनिकों के हित में मैं जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया हूं,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ना नहीं किया, क्योंकि आप एक सैनिक के पुत्र हैं। आपने उस जीवन को जिया है, लगातार सैनिकों के लिए, कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और एक बार आप सबका आभार करते मैं कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। शहीदों का सम्मान, शहीदों का सम्मान। जय हिंद। हर वर्ष हमारे 15 महार के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं। सच में मैं उनको जब देख रहा था, भानीचंद जी भी यहां से आते हैं, इनके पूरे उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, सेना में जिन्होंने साथ में जो है सेवा दी है, आए और इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया। और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं यहां पर। पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहां पर पधारे हैं, भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भावना के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए काम कर रही है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो मिसाल प्रस्तुत की है, वो अनुकरणीय है। लगातार अनेक काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहे हैं, अनेक शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेक जो हमारे ऐसे बच्चे हैं प्रतिभावान हैं, उन अभावों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने का काम हो या चिकित्सा के शिविर लगाने हो, अनेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार का सम्मान समारोह अब हमेशा आयोजित किया जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, वीरांगनाओं को ये दिवस समर्पित रहेगा। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे लिए बहुत कष्टप्रद और दुखद दिन रहा, जब मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, उनको खो दिया। और मैं जब भी अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं। और साथ में मुझे याद आता है कि किस प्रकार से सेना में काम करते हुए, सेना की वेतन से और सेना के वेतन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार पेंशन से हम लोगों का जीवन आगे बढ़ा है, किस प्रकार से हमने शिक्षा ग्रहण करी, किस प्रकार से हमने अनेक काम, जैसा अभी जनरल साहब संदीप जैन जी कह रहे थे, आज चूंकि सेना में काफी सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काल। चलिए अगली खबर देहरादून से है, जहां पर तीमारदारों की परेशानी अब दूर होगी। आपको बताते चले कि तीमारदारों की परेशानी होगी दूर और अगले माह से जिला चिकित्सालय में तैनात रहेगा रक्त गरुड़, जहां ब्लड लेने में तीमारदारों को होगी सुविधा। डीएम सविन बंसल ने की चिकित्सा प्रबंधन समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक और अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पिछले वित्तीय वर्ष का आय व्यय विवरण और वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए प्रस्तावित कार्यों के बजट का किया अनुमोदन। अब कोरोनेशन में ठेके का खाना बंद, मरीजों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार।
महिला SHG के माध्यम से संचालित होगा किचन। CDO को व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी। नवजात शिशुओं के लिए 6 बेड और SNCU को 12 बेड करने के दिए निर्देश। अस्पताल से प्रसव में रेफरल का प्रतिशत अधिक और कोरोनेशन अस्पताल को अटल आयुष्मान से 1 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के दिए निर्देश। वाहन तीमारदारों को दूसरे अस्पताल से ब्लड और आवश्यक दवा लाने के लिए कम से कम चार्जेस पर रहेगा उपलब्ध और समिति के सदस्य समय समय पर अस्पताल व्यवस्थाओं का करें निरीक्षण। तो देखिए, तीमारदारों की अब परेशानी दूर होगी, जहां पर अगले महीने से जिला चिकित्सालय में तैनात रहेगा रक्त गरुड़। ब्लड लेने में तीमारदारों को होगी सुविधा। डीएम समीन बंसल ने की चिकित्सा प्रबंधन समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक। अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जहां चिकित्सा सुविधाओं में आवश्यकता को पूरा करने के लिए दे अपने सुझाव। मरीजों को बेहतर से बेहतर मिले चिकित्सा सुविधा। डीएम ने जताई नाराजगी। मसूरी में गायनी और कोरोनेशन में निश्चेतक और क्रियाकलाप की विस्तृत जांच के आदेश। हिलांस कैंटीन और ब्लड बैंक का निर्माण गतिमान और जल्द होगा उद्घाटन। अस्पताल में फार्मासिस्ट और आवश्यकता होने पर आउटसोर्स से शीघ्र व्यवस्था की जाएगी। जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, तीमारदारों को ना हो परेशानी। यहां पर आपको बताते चले कि अस्पताल में फार्मासिस्ट की आवश्यकता होने पर आउटसोर्स से भी शीघ्र व्यवस्था की जाए। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। आपको बताते चले कि ऋषिकेश के बहुचर्चित नीरज क्लिनिक में एक बार फिर से विजिलेंस टीम ने मारा छापा। मिर्गी रोग विशेषज्ञ के नीरज क्लिनिक में विजिलेंस टीम का छापा। ड्रग विभाग उत्तराखंड और दिल्ली की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। अचानक छापेमारी से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों ने नीरज क्लिनिक में जमाए रखा डेरा। क्लिनिक में गहन जांच पड़ताल पर दस्तावेजों की बारीकी से की जांच और कई कर्मचारियों से दवाइयों के संबंध में की पूछताछ। कई प्रकार की दवाइयों को किया सील और जांच टीम ने सैंपल भी किए एकत्रित। छापेमारी के दौरान डॉक्टर RK गुप्ता नीरज क्लिनिक में नहीं थे उपस्थित। पहले भी कई बार इस प्रकार की नीरज क्लिनिक में हुई है छापेमारी। मिर्गी के दौरे का सफल इलाज करने का दावा करते हैं डॉक्टर गुप्ता। शिकायत के आधार पर उत्तराखंड और दिल्ली ड्रग विभाग की विजिलेंस टीम ने नीरज क्लिनिक पर की छापेमारी और सैंपल में ली गई दवाइयां, कागजात और शिकायत पर अग्रिम कार्रवाई शुरू। मामले में पक्ष रखने के लिए नीरज क्लिनिक के प्रबंधक हर्ष साहनी से कई बार बातचीत करने के लिए किया संपर्क, नहीं उठाया फोन। शिकायतों को लेकर अभी भी कई प्रकरण नीरज क्लिनिक के माननीय उच्च न्यायालय में है लंबित। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए, ये बहुत चर्चित क्लिनिक था जहां पर विजिलेंस की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है और कई दवाइयों को जानकारी जो है सामने आ रही है कि कई दवाइयों को सील भी कर दिया गया है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, बिल्कुल कहें तो यहाँ पर कल हम देख रहे थे एकाएक देर शाम यहाँ पर विजिलेंस की टीम पहुंची, जिसमें कहें तो दिल्ली की संयुक्त टीम भी थी और यहाँ के दक्ष की टीम, विजिलेंस की टीम थी उत्तराखंड की। यहाँ पर पहुंचे, एकदम हड़कंप भी बच गया। और वही बताया गया, जब हमारे से बात हुई तो पता चला कि शिकायतें हैं, पहले भी कई बार शिकायतें हुई है, यहाँ पर इनकी जांच चल रही है। कई मामले ऐसे भी हैं जो अभी तक पुराने मामले हैं जिसमें लंबित चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में। जब यहाँ पर टीम पहुंची, सारी बारीकी से जांच हुई है, दवाइयां को सैंपल लेके लिए गए हैं, कागजों की बारीकी से जांच हुई है। लगभग 4 से 4.5 घंटे वहां पर रहे हैं। तो इससे कई लोगों से पूछताछ भी की और जब हम इस बारे में हमने जानकारी लेना चाहिए क्लिनिक के प्रबंधक से, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कुल मिला के कहें
लगातार इस तरह की चीजें आती रहती हैं और डॉक्टर साहब जो है लगातार दावा भी करते हैं कि हम मिर्गी का सफल इलाज करते हैं और ठीक होने का दावा भी करते हैं। तो अब यही देखना है कि शिकायत के आधार पर यहाँ पर छापेमारी हुई है, देर रात तक छापेमारी चलती रही है और अब आगे जांच में क्या निकल के आता है। जो कागजात से पूछताछ हुई है, लोगों से पूछताछ की गई है, दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं और जब हमारी ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई है तो उन्होंने कहा जांच कल लिए गए हैं और अब आगे की जांच होगी और जो भी कमियां पाई जाएंगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये किसी मरीज द्वारा यहाँ पर इसकी शिकायत की है, जिसमें दिल्ली की टीम भी पहुंची थी और हम उत्तराखंड की टीम पहुंची थी और कई घंटे तक हमने लोगों से पूछताछ भी की और सैंपल भी लिए गए हैं। बिल्कुल कमल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इससे पहले भी कई बार यहाँ पर ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, कई बार क्यों है, मैंने कहा ना कई मामले लंबित भी चल रहे हैं और जब एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कई वर्ष पहले, क्लिनिक भी बंद रहा लगभग 5 से 7 साल, फिर दोबारा क्लिनिक शुरू किया गया है, तो कई चीजें बार बार निकल के आती है। और जब ये मामला हुआ तो डॉक्टर गुप्ता भी वहां पर नहीं थे और अन्य लोग थे और एकदम जब टीवी हड़कंप सा मच गया। अभी भी मैंने कहा ना कई मामले माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जारी हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक लगातार हम वहां देख रहे हैं मरीज आ रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं और अब जब ये कई शिकायतें होती हैं तो टीमें भी आती हैं, जांच भी करती है। अब इस बार जो छापा पड़ा अब ये देखना है कि पूरी चीज में क्या निकल के आता है और जब दवाइयों के सैंपल की जानकारी आएगी, जब जांच होगी, क्या चीज निकल के आती है, हमें इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से जो यहाँ पर ये नीरज हैं, जिनका नीरज क्लिनिक के जो प्रबंधक है हर्ष सानी, जिस तरीके से आपने बताया कि उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो क्या अभी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि आगे उन पर क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जा सकता है? मैंने कहा ना ड्रग इंस्पेक्टर से हमारी बारीकी से जांच हुई है। उन्होंने कहा कि कल काफी देर हमने यहाँ पर जानकारियां प्राप्त की है, लोगों से पूछताछ करी है, हमने कुछ दवाइयों के सैंपल भी लिए हैं, उनकी जांच होगी और जांच में जो भी कमियां पाई जाएंगी वो कार्रवाइयां होंगी। और कुल मिला के कहें जो हर्षानी प्रबंधक है उनसे हमने 2 बार फोन पर ट्राई किया कि हमसे पूछें कि क्या आपका कुछ पक्ष है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और ना किसी को जब फोन ये नहीं उठाया तो फिर हमने इंस्पेक्टर से बात हुई तो उन्होंने बारीकी से हमें चीजें बताई हैं। यही देखना है कि जब जांचें होंगी और दवाई के सैंपलों की जांच होगी और चीजें होंगी तब उसमें क्या चीज निकल के आती है, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह छापे पड़ते हैं और हमेशा नीरज क्लिनिक विवादों में बना रहा है। अब इस पर जांच होगी और आगे जांच के बाद ही पता चलता है कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो अमल में की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।